नमस्ते भैया बहनों, सभी दोस्तों को नमस्ते। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 3 मानव जन्म। भाग 10 है भ्रूणी अवस्थाएं या भ्रूणी विकास क्या है। भ्रूणी विकास की प्रमुख अवस्थाएं। तो हम सबसे पहले चलेंगे भ्रूणी विकास क्या है, भ्रूण है क्या, भ्रूणी विकास क्या है और भ्रूण से शिशु जन्म के निर्माण की प्रक्रिया पूरा आज हम आपको बताते हैं कि शिशु का जन्म गर्भाशय के अंदर कैसे कैसे उसके अंग बनते हैं, कैसे निर्माण होता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, भ्रूणी विकास क्या है। तो 10 सप्ताह जैसे ही निषेचन होता है, निषेचन के बाद युग्मनज जो बनते हैं, जायगोट बनते हैं, तो जायगोट बनने के 10 सप्ताह बाद, जो जायगोट बनने के 10 सप्ताह की स्थिति को भ्रूण कहते हैं। 10 सप्ताह के जो जायगोट हो जाता है उसको भ्रूण कहते हैं। और भ्रूणी उसी 10 सप्ताह के बाद ही 10 सप्ताह के बाद जो जायगोट में परिवर्तन होता है उसे हम भ्रूणी विकास कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, नर जन्म का जो निषेचन क्रिया होती है, नर गैमेट और मादा गैमेट मिलते हैं तो युग्मनज या जायगोट बनता है। तो जायगोट के 10 सप्ताह निषेचन के 10 सप्ताह बाद जो जायगोट का विकास होता है वह भ्रूण कहलाता है। भ्रूण बनने की क्रिया भ्रूण कहलाता है। तो भ्रूणी विकास क्या है? भ्रूण 10 सप्ताह के बाद की अवस्था जो होती है, 10 सप्ताह की जो अवस्था होती है जायगोट या निषेचन के बाद 10 सप्ताह के पहले की जो अवस्था होती है उसमें जो जायगोट में परिवर्तन होता है वह कहलाता है भ्रूणीय विकास। तो 10 सप्ताह के बाद शिशु जन्म से पहले के विकास को हम कहते हैं फीटस या फाइटोस कहा जाता है। अब जन्म के बाद 1 साल के बच्चे को हम शिशु कहते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि भ्रूणी विकास में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो मानव का भ्रूण पढ़ रहे हैं, मानव में भ्रूणी अवस्थाएं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला आता है भ्रूणी अवस्थाओं में मोरुला अवस्था या विदलन अवस्था या विखंडन अवस्था। तो सबसे पहले जो जनन कोशिकाएं, जो जायगोट होता है, जो भ्रूण होता है, उसमें जो कोशिकाएं होती है उसमें विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाएं बन जाती है, 2 केंद्रक बन जाते हैं। फिर इसमें समकोण विभाजन होता है। तो समकोण विभाजन के बाद 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, 4 से 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। और ये बाहरी भित्त जो होती है जोना पेल्फिडा कहलाती है। तो ये लगातार विभाजित होते रहते हैं, 8 से 16। तो ऐसी जो कोशिकाएं बन जाती हैं वह कोशिकाओं का समूह बन जाता है। तब हम उसे कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। तब हम उसको क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो ये मोरुला का मतलब होता है जो मूल बेरी होती है, सहतूत। तो इसकी संरचना जो होती है फल के आकार, सहतूत फल के आकार ठोस संरचना हो जाती है, इसलिए हम इसे मोरुला भी कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, जब विभाजन होता है तो विभाजन क्रिया जब होती है, 2 से 4 समसूत्री विभाजन होता है तो कोशिकाएं तो विभाजित होती हैं पर इसका आकार देखिए सेम है, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस स्थिति को हम कहते हैं विदलन। तो यह क्रिया हो जाती है मोरुला का निर्माण या विदलन क्रिया कहलाती है। और यह सहतूत के फल के समान हो जाता है, इसलिए इसे मोरुला का निर्माण कहते हैं। इसके बाद दूसरा आता है ब्लास्टुला का निर्माण। तो ब्लास्टुला का निर्माण क्या है? जब ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं तो ब्लास्टोमियर्स कुछ अचानक परिवर्तन हो जाता है, कोशिका द्रव्य उसमें विभाजित होते हैं, कोशिका द्रव्य का आकार बढ़ जाता है और जोना पेल्फिडा जो होता है आकार धीरे धीरे विलुप्त होने लगता है। तो उसमें एक गुहा बन जाती है जिसे हम ब्लास्टोसील गुहा कहते हैं। तो ये ब्लास्टोसील गुहा बन जाती है, ब्लास्टोसील गुहा बन जाती है। इस गुहा का बनना ही ब्लास्टुला का निर्माण कहलाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं, जोना पेल्फिडा की कोशिकाएं, अब ये ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं इसके अंदर होती हैं और ये किनारे की ओर सिकुड़ जाती है, गुहा बन जाती है, जिसे हम ब्लास्टोसील गुहा कहते हैं। और जोना पेल्फिडा धीरे धीरे आकार में बड़ा हो जाता है, उस समय इसका आकार बड़ा हो जाता है और ये अनियमित आकार की हो जाती है। तो कहलाता है यह ब्लास्टुला का निर्माण। ब्लास्टुला निर्माण के ठीक बाद ग्लैस्टुला का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही ब्लास्टुला निर्माण होता है तो ब्लास्टुला निर्माण के समय गैस्टुला का निर्माण होता है। गैस्टुला का निर्माण देखिए, एक जो कोशिकाएं होती हैं तो भीतरी कोशिका और बाह्य कोशिकाएं कहलाती हैं। तो ये बाहरी जो कोशिकाएं होती हैं
बाहरी कोशिकाएं और अंतः कोशिकाएं जो होती है, बाहरी कोशिकाओं में ये ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण करती हैं और भीतरी कोशिका जो होती है एम्ब्रियोब्लास्ट का निर्माण करती है। तो ये एम्ब्रियोब्लास्ट जो होता है, ये एम्ब्रियोब्लास्ट लगातार ये विभाजित होते रहते हैं। इनमें 3 स्तर बन जाते हैं। 3 स्तर कौन कौन से बन जाते हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की कोशिकाएं बन जाती हैं। तो जो सबसे निचला सतह होता है वह एंडोडर्म की जो कोशिकाएं होती हैं, अंतःस्पता की कुछ कोशिकाएं जो होती हैं, बाह्य त्वचा की कुछ कोशिकाएं विभाजित होकर एम्ब्रियोब्लास्ट बना देती हैं। फिर एंडोस्पर्म जो होता है, तो एंडोस्पर्म का निर्माण कहां से होता है? जो अंदर की कोशिकाएं होती हैं वो लगातार विभाजित होती हैं और ऐसी कोशिकाएं बन जाती हैं जो नियमित आकार की हो जाती हैं। ये बाहर की कोशिकाएं, ये कहलाता है एंडोडर्म। तो ये एंडोडर्म का विकास हो जाता है। अब ये एंडोडर्म की विकास एम्ब्रियोब्लास्ट के द्वारा कोशिकाओं के अलग होने से इसमें एक विशेष प्रकार की संरचनाएं आ जाती है, विभाजित होता रहता है और एंडोडर्म का निर्माण हो जाता है। इसके बाद आता है मेसोडर्म। तो मेसोडर्म क्या है? जब ये कोशिकाएं, एंडोडर्म की कुछ कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो विभाजन के समय इस प्रकार की कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं और इनका आकार क्या हो जाता है? फूल जाता है। इसे भ्रूण कोश कहते हैं। तो एक सिरा, ये वाला सिरा जो होता है, ये सिरा जो दिखाई दे रहा है, एक सिरा मोटा हो जाता है और दूसरा सिरा जो होता है वो पतला हो जाता है। दूसरा सिरा पतला हो जाता है। तो पतला सिरा जो होता है पूंछ वाला भाग बनाता है और ये वाला भाग ऊपर का बाह्य भाग बनाता है। और जो नीचे की कोशिकाएं होती है, इसी कोशिकाएं यहीं से अलग विभाजित होती रहती है। लगातार इनमें समसूत्री विभाजन होता है और ये ट्रोफोब्लास्ट बन जाती है। ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं नहीं है। ट्रोफोब्लास्ट के बाद जो एंडोडर्म की कोशिकाएं होती हैं, तो ये एंडोडर्म की कोशिकाओं के बीच में जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं, ये आकार में बढ़ती हैं, समसूत्री विभाजन होता है, आकार में बढ़ जाती है। तब हम इसे कहते हैं मेसोडर्म की कोशिकाएं। मेसोडर्म की कोशिकाएं। अब मेसोडर्म की जो कोशिकाएं होती हैं, मेसोडर्म की जो कोशिकाएं होती हैं, ये विभाजित होती रहती हैं। मेसोडर्म की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं और जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं ऊपर वाली कोशिकाएं होती हैं, यह कोशिकाएं फिर एक्टोडर्म का निर्माण कर देती हैं। यह बाह्य भाग जो होता है, यह जो शेष कोशिकाएं बची होती हैं, वह एक्टोडर्म का निर्माण कर देती हैं। तो इस तरह से गैस्ट्रुलेशन में गैस्ट्रुला का निर्माण, ब्लास्टोसील से ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला निर्माण की क्रिया गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। तो यह गैस्ट्रुलेशन की क्रिया यहाँ पर संपन्न हो जाती है। अब चलते हैं कि एक्टोडर्म यहाँ बता दें कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये जो तीनों हैं, इनका तीनों का कार्य क्या है, यहाँ पर आगे चलकर भविष्य में क्या बनाते हैं। तो जो एंडोस्पर्म होता है, सबसे नीचे की ओर चलते एंडोस्पर्म जो होता है वह शरीर का ऊपर का हिस्सा बना देता है। शरीर का ऊपर का हिस्सा बनाता है। ऊपर का हिस्सा कपाली तंत्रिकाएं बना देता है, नाक बना देता है, आंख, कार्निया, कान, गुहा, मुख गुहा, ये तमाम बन जाते हैं कहां से? एंडोडर्म से। फिर आता है मेसोडर्म जो होता है, आगे चल करके यही मेसोडर्म जो दिख रहा है उभार आ जाता है। वह मेसोडर्म जो होता है वह आमाशय में ही, ये सभी क्रियाएं कहाँ होती हैं? गर्भाशय में हो जाती है। वहां गर्भाशय में ये स्थापित हो जाते हैं। उस स्थिति में यहाँ पर मेसोडर्म जो होता है फेफड़ा, आहार नाल और जो रीढ़ की हड्डी का सेरुदंड, ये सभी मेसोडर्म से निर्माण होता है। फिर जो एक्टोडर्म है, बाह्य स्तर होता है, वो शेष नीचे के भाग यौन, यौन द्वार, यूरेथ्रा और यकृत, फेफड़ा, इन सब का निर्माण इसके द्वारा भविष्य में आगे निर्मित हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं। अब गैस्ट्रुलेशन के बाद आता है गैस्ट्रुलेशन से शिशु का निर्माण। तो गैस्ट्रुलेशन की क्रिया समाप्त हो जाती है, वहां से शिशु का निर्माण कैसे होता है, तो ये क्रिया जो बन जाती है। तो अब आगे चलते हैं। जो 4 से 5 सप्ताह के पूर्व की जो कहानी है, ये इस प्रकार की होती है। अब आगे जो 5 सप्ताह या 5वें सप्ताह या 6वें सप्ताह की जो बात होती है, वह आगे चलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अब ये सभी कोशिकाएं जो होती हैं ब्लास्टुला में विकसित होता है। एंडोडर्म की जो 3 स्तर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये अपने अंग को विकसित कर देती हैं। क्रमशः लगातार विकसित होती जाती हैं। अंग में उभार आता है, उपांगे बनती हैं यहां से और धीरे धीरे अंगों में, कपाली तंत्रिकाओं में, गुहा में, आंत में, कपाली तंत्रिकाओं का मस्तिष्क भाग बन जाता है। तो इस तरह से जो 30 महीने पूज जाते हैं, 3 महीने जब हो जाता है, तो 3 महीने में वह जो भ्रूण होता है, फीटस जो होता है, वह कंप्लीट रूप से परिवर्तित हो जाता है। भ्रूण कंप्लीट हो जाता है 3 महीने के अंदर, भ्रूण परिपक्व हो जाता है। परिपक्व नहीं होता, ये मतलब 3 महीने में शिशु का रूप ग्रहण कर लेता है। हाथ, पैर, नाखून, ये सब चीज आ जाती है। और फिर चौथे और 5वें महीने में उनमें अंगों का विकास एकदम मजबूती के साथ, रक्त परिसंचरण, श्वसन परिसंचरण और धड़कन, ये हृदय में आपके सुनाई देने लगता है। लगभग 6 माह की जो अवधि होती है उसमें लगभग
सुना जा सकता है। और जब 7 महीने की अवधि होती है उस स्थिति में जो फीटस होता है वह लगभग विकसित हो जाता है और वह गर्भाशय से बाहर आने योग्य या बाहर रहने योग्य हो जाता है। और जब 8वां महीना होता है तो 8वें महीने में शिशु के चारों ओर वसा का जमाव हो जाता है, मोटा तगड़ा हो जाता है, हाथ पैर हिलाने लगता है, तो उसकी धड़कन पेट में ऊपर हमें गर्भाशय के ऊपर महसूस किया जा सकता है। तो जैसे ही 9वां महीना आता है, 9 महीने पूरे होते हैं, तो वह शिशु क्या होता है कंप्लीट होकर के उस समय तक शिशु की जो लंबाई जो होती है लगभग 9 महीने में वह लगभग 9 इंच 20 इंच लंबा हो जाता है और 5 से 6 पाउंड का वो मोटा तगड़ा 6 से 8 पाउंड का शिशु हो जाता है। तो यह हो जाता है शिशु का बनने की क्रिया, यहाँ शिशु बनने की क्रिया समाप्त हो जाती है। अब आता है प्रसव क्या है। तो प्रसव क्या होता है, तो फर्स्ट निषेचन जब क्रिया होती है, फर्स्ट निषेचन क्रिया यानी ऋतुस्राव का अंतिम दिन, ऋतुस्राव जहां बंद हो जाता है तो ऋतुस्राव के अंतिम, ऋतुस्राव जहां बंद हो जाता है तो ऋतुस्राव के अंतिम लास्ट दिन से गिनती है, तो वहां जब फ्यूजन हो जाता है तो वहां से लगभग 40 सप्ताह बोले तो 280 दिन, तो 280 दिन में क्रियाएं संपूर्ण हो जाती हैं। तो 280 दिन में गर्भ से शिशु जो है वो बाहर आता है और जब बाहर आता है तो उसमें जो एक्टिविटीज होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं वहां की, तो वो क्या होती हैं, फैलती हैं। लेक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन क्या कहें, रिलैक्सिन हार्मोन का वो स्राव होता है, जिससे उन द्वारा फैल जाते हैं और उसमें जो कोशिकाएं होती हैं संकुचित होती हैं, गर्भाशय की कोशिकाएं संकुचित होती हैं और ऊपर की ओर वो बच्चा शिशु की ओर आगे बढ़ता है और शिशु बाहर आ जाता है। जब बाहर आ जाता है तो शिशु जो होता है वह नाभि नाल के द्वारा माता के गर्भाशय से जुड़ा होता है। उस स्थिति में क्या किया जाता है कि जो शिशु की ओर अपरा या प्लेसेंटा जिसको कहते हैं उसको धागा बांधकर रोगाणु रहित ब्लेड से काटकर शिशु को अलग कर दिया जाता है और फिर कुछ समय बाद गर्भाशय में जो एमनियाटिक द्रव्य होता है, नियॉन होता है, प्लेसेंटा होता है, कुछ समय बाद वह बाहर निकल जाता है गर्भाशय से। तो वह स्थिति जिसको नियॉन अपराई सब कहते हैं, गांव की भाषा में खेड़ी कहते हैं, वह सब बाहर आ जाता है। इस तरह से शिशु बन करके कंप्लीट शिशु बाहर आ जाता है और वह शिशु जो होता है लगभग जन्म से 1 महीने तक का बच्चा जो होता है वही शिशु कहलाता है। तो आशा है कि आप सब समझ गए होंगे कि शिशु कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे होती है, ये पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, कहाँ ये बनते हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।